हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? ऑल गुड? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या दिखा सकते हैं आपको? चलिए, समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। हमेशा कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग ही रहेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो आप लोगों को। अच्छा, गर्मी बहुत आ रही है, फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। फिर भी चलो आप लोगों के लिए आई कैन डू दिस मच ऑफ सेक्रीफाइस, लिटिल मच तो कर ही सकते हैं क्या? तो ये बताओ, ETF और इंडेक्स फंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू कैन सी? क्या देख सकते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड इंडेक्स फंड में डिफरेंस? ठीक है, इंडेक्स फंड कैन बी ट्रेडेड ओनली इन द इंडेक्स, ये केवल इंडेक्स में ही ट्रेड होगा। इंडेक्स बीट निफ्टी वगैरह में, सेंसेक्स में, ये सब इंडेक्स हैं अपने, तो इसी में केवल ट्रेड होगा। जबकि ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आपको इंडेक्स में भी ट्रेड हो सकता है, मतलब कि निफ्टी 50 वगैरह सब में भी, सेंसेक्स वगैरह सब में भी, एंड मैनी मोर यू नो अबाउट इट। कमोडिटी में भी ये ट्रेड होता है, कमोडिटी लाइक गोल्ड वगैरह में भी ये ट्रेड होता है। इवन कि आप इसको स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ में ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये केवल इंडेक्स में, इंडाइसेस में। सो पहला डिफरेंस तो यही है, एंड ये डिफरेंस है। वी आर जस्ट सीइंग द कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन डजंट मीन कि केवल डिफरेंस ही हो, सिमिलैरिटीज़ भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ भी हम लोग देखते हैं। आपको पता है ये मार्केट डिपेंडेंट है, मार्केट डिपेंडेंट है, ये भी आपको मार्केट डिपेंडेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिपेंडेंट? मतलब ये कि मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ETF, गोल्ड ETF भी बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो मार्केट डिपेंडेंट है, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो गोल्ड ETF जो होगा उसका भी प्राइस घटेगा। उसी तरीके से ये भी है, निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स फंड रिगार्डिंग निफ्टी 50, उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो मार्केट डिपेंडेंट है, तो ये कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकता। ठीक है, इट कैन नेवर बीट मार्केट। मार्केट को बीट करने का क्या मतलब होता है, समझते हो? मार्केट को बीट करना मतलब कि मान के चलो कि आपने पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक को खरीदा, ठीक है, और सडन एकदम ड्रास्टिक प्राइस लेवल हाई हो गया या लो हो गया। जैसे आप मार्केट में निफ्टी आपको मान के चलो 10 पॉइंट से भाग रहा है, लेकिन आप किसी एक टाटा का कोई स्टॉक खरीदे हो, वो आपको 100 पॉइंट से भाग गया। ठीक है, बुल, तो क्या हुआ, ये मार्केट को बीट कर गया ना। तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव इन्वेस्टमेंट विच बीट्स द मार्केट। ठीक है, लेकिन मार्केट डिपेंडेंट है, ये दोनों पैसिव इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों क्या है? पैसिव इन्वेस्टमेंट है, ये भी पैसिव इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये भी आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना। कोई एक्टिव नहीं, दोनों पैसिव इन्वेस्टमेंट है। दोनों ही पैसिव इन्वेस्टमेंट है, एक्टिव नहीं है कोई। तो इसमें भी वहीं आपको जो रिटर्न जो मिलने वाला है दैट विल बी वेरिएबल, चूँकि मार्केट डिपेंडेंट है तो वेरिएबल रिटर्न है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, गारंटीड नहीं है बबुआ, ध्यान रखना। इसमें भी वेरिएबल रिटर्न है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। ठीक है, चूँकि मार्केट डिपेंडेंट है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है। देख लिए, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आगे और लिख सकूँ। छोटा सा बोर्ड है ना भाई, मिटाना तो पड़ेगा। ठीक है, और देख, हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, क्या पता है क्या? आप इसको कभी भी ट्रेड कर सकते हो एट एनी टाइम। मार्केट में कोई भी टाइम चल रहा है, मार्केट में जो जानते हैं स्टॉक मार्केट का टाइम, किसी भी टाइम में इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, ये ट्रेड होगा आपको केवल एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। जब ट्रेडिंग डे का अंत होगा
जिस दिन ट्रेडिंग डे है, डी डे है, ख़त्म हुआ, लास्ट में ये ट्रेड होगा, ठीक है। तो ये बिटवीन द मार्केट भी ट्रेड होता है, ठीक है। ये केवल एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, यही डिफरेंस है मेनली। और इसी की वजह से इसका बताओ क्या है, लिक्विडिटी ज़्यादा होगा। इसी की वजह से इसका लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया, क्योंकि कभी भी ट्रेड करके आप इसको लिक्विड बना सकते हो ना भाई, कैश बना सकते हो। इसको भैया वेट करना पड़ेगा आपको कि ट्रेडिंग डे ख़त्म होने दो, 5 बजने दो, फिर आपको मिलेगा इसका लिक्विडिटी कैश। तो लिक्विडिटी इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद नहीं रखना लिक्विडिटी इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, लॉजिक है। क्योंकि वो कभी भी ट्रेड हो सकता है, ये कभी नहीं, केवल एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी ट्रेडेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक गाइज इट मेक्स सम सेंस टू यू। क्या कुछ सेंस बना रहा है ये? आई थिंक आपको अब ETF एंड इंडेक्स फंड बोथ आर वेरी सिमिलर बोलेगा कि बोथ आर वेरी सिमिलर, तो हाँ बहुत सिमिलर है, देख रहे हो ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है भाई। चल भाई इसको ख़त्म करते हैं हम। दूसरा, एक बात बताओ, टैक्स बायोइंसी और टैक्स इलास्टिसिटी में क्या अंतर है पता है? पहले तो यही पता है कि टैक्स बायोइंसी है क्या, टैक्स इलास्टिसिटी है क्या। कहीं वही वाला क्वेश्चन ना आ जाए, याद है कौन वाला? IBC वाला जो क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016 वाला। इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन बैंक्रप्सी में डाल दो, बैंक्रप्सी का डेफिनेशन इंसॉल्वेंसी में डाल दो। तो वही बात है कि टैक्स बायोइंसी का डेफिनेशन इसमें ना डाल दे, टैक्स इलास्टिसिटी का डेफिनेशन इसमें ना डाल दे। तो भाई क्लैरिटी होना चाहिए ना। मतलब बायोइंसी 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 फिजिक्स में पढ़े हुए, ठीक है। तो ये आपको है सिंपल सा, समझो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्टेड, वॉट एवर यू कैन से, कुछ भी बोल सकते हो, टैक्स कलेक्टेड, टैक्स रेवेन्यू अपॉन रेट ऑफ, भाई गर्मी, हाई गर्मी, भाई गर्मी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ GDP। तो GDP जिस रेट से चेंज कर रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन कितना चेंज हो रहा है उसका रेट, टैक्स बायोइंसी है GDP के, ठीक है। तो यहाँ किस में है, टैक्स रेवेन्यू और GDP बढ़ा तो क्या टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, GDP घट गया तो क्या टैक्स रेवेन्यू घट गया, ऐसा है क्या? GDP बढ़ा फिर भी टैक्स रेवेन्यू नहीं भी बढ़ सकता है। तो एकदम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब दिमाग मत लगाना, ठीक है। केवल ये चुपचाप समझो, कहाँ क्या लगाना होता है वो समझना होगा। अभी टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, तो भाई वही है चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू हमेशा ऊपर में ही है न्यूमरेटर में, एंड इसके डिनोमिनेटर में आपको है चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट जब चेंज करते हो, टैक्स रेट जब चेंज करते हो, कुछ देखा लग रहा है, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा होगा, लाफेर कर्व, हाँ सही पकड़े, लाफेर कर्व याद आ रहा होगा तुम लोगों को, हाँ सही जा रहे हो। तब अगर जिसको ये याद आ रहा है ये देख कर, तो मतलब सही जा रहा है। तो टैक्स इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाफेर कर्व। फिलिप्स कर्व कुछ और है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिलिप्स कर्व भी दिमाग में आ रहा होगा, इसीलिए बोल दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रखो, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो GDP के रेस्पेक्ट में ये आपको टैक्स रेट जानते हो ना भाई, वहीं GST 0%, 2%, 4 कितना परसेंट है, 10%, 12%, 18%, 24%। तो वो क्या है भाई, वही तो टैक्स रेट है, वो GST का रेट है, वो भी तो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इसका अलग अलग हाँ टैक्स रेट होता है ना, इनकम टैक्स स्लैब जो पड़े हो गए, इनकम टैक्स स्लैब, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, व्हाट इज़ दैट, वही तो टैक्स रेट है भाई। समझो कन्फ्यूज़न नहीं। अब देख लाफेर कर्व क्या होता है, तो टैक्स इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तुम्हारे को एक स्टेटमेंट दे दें कि बोल दे कि भाई लाफेर कर्व रिप्रेजेंट्स टैक्स बायोइंसी, एक चमेटा मारना, किसी को मत मारना, गलत कर देना उसको। टैक्स इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, टैक्स बायोइंसी को नहीं, ठीक है। देखिए भाई ये जैसे है अपना,
ये टैक्स रेट है, ये अपना क्या बोलो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है ना उस तरीके से आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर टैक्स रेट के बाद अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाते हो तो आपका टैक्स रेवेन्यू घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई इधर टैक्स इवेजन होने लगता है, टैक्स चोरी होने लगता है, इसलिए घटने लगता है। तो ये प्रॉब्लम है। ये क्या है? यही लाफेयर कर्व है, ठीक है। लाफेयर कर्व वहीं लाफेयर इलास्टिसिटी याद रख लेना, ठीक है। लपराव ऐसे से करके इलास्टिसिटी हुआ ना, लाफेयर इलास्टिसिटी, ठीक है। बायोंसी जीडीपी के रिस्पेक्ट में, जीडीपी के रिस्पेक्ट में। जीडीपी कितना बड़ा जीडीपी देखो, समुद्र के जैसा जीडीपी। टैक्स रेवेन्यू तो कम है, जीडीपी समुद्र के जैसा, तो उसमें टैक्स रेवेन्यू बायोंट। कुछ इमेजिनेशन क्रिएटिविटी अपनाओ, याद रख के जाओ। एक न्यूज़ याद रखना, चल ये तो तेरे को पता है ना कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो गया पल्सेस का। न्यूज़ क्या है कि इंडिया क्या कर दिया भाई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ पल्सेस। इंडिया ने पल्सेस का ड्यूटी फ्री कर दिया है। कोई भाई उस पर वो क्या कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। क्यों किया इंडिया से पता है? क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट क्या है बताओ? इंडिया लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका भाई? पल्स का, दालों का। लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है किसका? दालों का। लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, नॉट टू मीट देयर नीड्स, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्या? पल्सेस, ड्यूटी फ्री, ठीक है, याद रखना। कनाडा से आता है। अगर बोलेगा कि कनाडा क्या, कनाडा पल्सेस इंपोर्ट करता है, कनाडा इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस टू इंडिया, तो हाँ भाई कनाडा से भी आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और कुछ देखना है तेरे को? ये 2 कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट रखूं क्या? चल एक कॉन्सेप्ट और, लास्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हैवी हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है। सेस सरचार्ज के बारे में थोड़ा सा देख लो बस। सेस के बारे में पता होगा, सरचार्ज के बारे में पता होगा। पहले तो भाई देख ले कि आर्टिकल 270 में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। एक्सप्लिसिटली मतलब कि मेंशन है, क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशनड है। आर्टिकल 270 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? सेस भी मेंशन है और सरचार्ज भी मेंशन है। क्या होता है ये सेस सरचार्ज? कुछ नहीं यार, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पर जब टैक्स लगता है उसी को बोलते हैं सेस एंड सरचार्ज। तो सेस क्या होता है? तो सेस आपको भाई किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगेगा। इट इज़ लेवीड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसका एग्जांपल डाल दो, जैसे कि बोलो हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, और भाई इसी पर्पस के लिए यूज़ करना। अब हेल्थ सेस के रिगार्डिंग जो आपको आएंगे पैसे, द प्रोसीड्स, वो प्रोसीड्स शुड बी यूज्ड फॉर द हेल्थ पर्पस ओनली। ये नहीं कि आप किसानों में बांट दो, हेल्थ सेस को जाके किसानों में नहीं बांट सकते हो। जो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, दैट शुड बी कंज्यूम, दैट शुड बी इन्वॉल्व इन दैट पर्पस ओनली, ठीक है, इन द सेम पर्पस। सरचार्ज क्या है? यही टैक्स ऑन टैक्स है। अमीरों को जैसे है इनकम इनइक्वालिटी कम करने के लिए अमीरों को टैक्स तो लगता ही, इनकम टैक्स रेट, उसके अलावा भी जो उनको टैक्स लगता है सरचार्ज होता है, ठीक है। और सरचार्ज के ऊपर भी सेस लग जाता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ। अब एक बात और ध्यान रखें, एक बार जो सेस से जो कलेक्ट होगा,
प्रोसीड्स फ्रॉम सेस, प्रोसीड्स फ्रॉम सरचार्ज, दोनों से जो प्रोसीड्स आएगा, सेस से और सरचार्ज से जो प्रोसीड्स आता है यानी पैसा, दोनों ही कहाँ जाके डिपॉजिट होता है? CFI में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बोथ आर डिपॉजिटेड इनटू द, ऐसा नहीं, दोनों ही सेस सरचार्ज दोनों का प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू, बोलो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफरेंस क्या है? एक चीज़ डिफरेंस है, अभी जो मैंने बताया, क्या बताया, वही वाला अमीरों को जो लगता है, एक तो उनको इनकम टैक्स देना ही होता है अमीरों को, उसके अलावा सरचार्ज भी उनको देना होता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो सरचार्ज केवल और केवल ओनली एट डायरेक्ट टैक्स, ये केवल डायरेक्ट टैक्स पे लगेगा, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह पे सरचार्ज। लेकिन ये सेस डायरेक्ट टैक्स पर तो लगता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स पर भी लगता है, ध्यान रखना, दोनों पर लगता है। ये केवल डायरेक्ट टैक्स पर लगता है। ठीक है, और ये तो मैंने बताया है कि बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन द टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स है दोनों ही, और सेस जो है काइंड ऑफ सरचार्ज के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, किसी टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा और उसके ऊपर सेस भी लग गया, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स पे भी लगता है ना, और सरचार्ज अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उस पर भी लग गया है, समझ गया? तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर तो ये ध्यान रखना कि सरचार्ज के भी ऊपर सेस लग सकता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स पे भी लग सकता है, डायरेक्ट टैक्स पे भी लग सकता है। और कुछ जानना है? आर्टिकल 270 याद रख लेना, रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानो, गर्मी बहुत हो रही भाई, गर्मी में पॉसिबल नहीं है विदाउट फैन वीडियो शूट करना। ठीक है, देखते हैं कुछ सॉल्यूशन हो तो। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।